आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। राइट, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है ना, लर्निंग वाला चैप्टर है। हमें लर्न करना है इसको एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड कुछ स्ट्रेटेजीज। राइट, तो चैप्टर में स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में आपके दे रखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ? सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज इट मे बी फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स related to the reproduction and reproductive organs? Right, तो देखते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है स्टूडेंट्स। देयर इज अ लिटिल नॉन नॉलेज ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। राइट, पर्सनल हाइजीन ना रखना, लेस अवेयरनेस होना कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कैसे हाइजीनिकनेस रखनी चाहिए, जिसके कारण जनरली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज तक भी कोज हो जाती हैं। राइट, अर्ली मैरिजेस लीड टू मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अर्ली चाइल्ड मैरिजेस जो अब तो काफी इनिशिएटिव्स के बाद काफी हद तक उस पर हमने रोकथाम कर ली है, बट अभी भी कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, अर्ली मैरिजेस होती हैं, तो उसके कारण मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स रहते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस देयर हैज बीन अ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज में ड्रास्टिक इंक्रीज हो रहा है। राइट, हम पहले नंबर पर आ गए हैं, चाइना से आगे निकल चुके हैं। पीपल एनकरेज बिलीव्स इन द मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट द सेक्स रिलेटेड इश्यूज। राइट, बहुत सारी भ्रांतियां, मिसकंसेप्शंस भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं रिलेटेड टू द सेक्सुअल एक्टिविटीज और सेक्सुअल नॉलेज। राइट, इसके बाद अगर बात करें स्ट्रेटेजीज की कुछ, तो स्ट्रेटेजीज क्या है? लाइक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अर्लियर 1951 के अराउंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग का शुरुआत की। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम वर लॉन्च्ड इन 1971, जिसमें क्या था? क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। उसके अलावा प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम बात करें विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स लाइक टीवी मीडिया, इसमें एडिशंस देकर, एडवर्टाइजमेंट्स देकर, प्रिंट मीडिया, बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज आर इंगेज्ड इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो वेरियस मोड से गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट भी इन्वॉल्व हैं, कुछ एनजीओज इन्वॉल्व हैं जो कि सेक्स एजुकेशन पे जो है अवेयरनेस प्रोवाइड करवाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर देखें तो एंगेजिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स टू गिव द राइट इंफॉर्मेशन टू यंग माइंड्स एंड सेव देम फ्रॉम द मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन। सबसे ज्यादा मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन जो होते हैं वो यंग एज में होते हैं, टीन एजेस में होते हैं, स्पेशली 18 टू 25 एज या 18 टू 24 की एज जो रहती है, इसमें सबसे ज्यादा मिथ्स रहते हैं, मिसकंसेप्शंस रहते हैं, और सबसे ज्यादा जो सेक्सुअल अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है, सेक्स एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, इस एज ग्रुप को ही है। राइट, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि लाइफ टाइम के लिए हार्मफुल रहती हैं। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज शुड बी गिवन। ये सब सेक्स एजुकेशन में देना चाहिए, सेक्सुअल नॉलेज देनी चाहिए इन टीन एजेस स्टूडेंट्स को। राइट, तो इसमें क्या है, क्या क्या इन्वॉल्व रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एक एज के बाद स्कूल लेवल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस नॉर्मल है, उन्हें पता होना चाहिए इसमें क्या करना चाहिए। ये सब उन्हें यंग माइंडसेट्स जो है उनको नॉलेज देने की रिक्वायरमेंट है, ये सब स्ट्रेटेजीज अपनाने की जरूरत है। ठीक है, इस पे काम कर भी रही हैं बहुत सारी एजेंसीज, बट अभी भी और थोड़ा सा बड़े लेवल पे करने की नीड है। राइट, तो एजुकेटिंग पीपल अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन कौन से अवेलेबल है ना, उसके बारे में पता होना चाहिए। केयर फॉर द प्रेग्नेंट मदर्स या फिर पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। राइट, लाइक आफ्टर पार्चुरेशन जो है लैक्टेशन पीरियड जो रहता है, बेबी को मिल्क फीडिंग जरूर करवानी चाहिए। आजकल उसकी भी अवेयरनेस नहीं है, बेबी को मिल्क फीड करवाया ही नहीं जाता, डायरेक्ट बाहर से मार्केट मिल्क पिला दिया जाता है। राइट,
तो कई बार मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में भी ऐसा हो जाता है, बट इट इज रिक्वायर्ड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, राइट। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, इसका तो वैसे रिजल्ट देखने को मिला भी है काफी हद तक, क्योंकि इंडिया में अब सेक्स रेशो काफी हद तक सुधर गया है, राइट। इनफैक्ट गर्ल्स का ज्यादा हो गया है। तो स्टैचुरी बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस जो है एक एक्चुअली में स्टूडेंट्स टेस्ट होता है जिसपे इंडिया में बैन लग चुका है। क्यों लगाया गया? एमनियोसेंटेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। जो एम्ब्रियो के सराउंड में एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका सैंपल लेके उसके क्रोमोसोम के पैटर्न को एनालाइज करके फीटस जो है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। बट इस एमनियोसेंटेसिस टेस्ट को बनाया तो इसलिए गया था कि कोई जेनेटिक लेवल पे जो डिजीज या कुछ ऐसा ना हो, डिसऑर्डर कि लाइफ टाइम के लिए बर्थ के बाद उस बेबी को हार्म करे, उसको ट्रीट कर सके हम। बट इसका मिसयूज होने लगा सोसाइटी में, किस लिए? फीमेल फिटिसाइड के लिए, ना, फीमेल चाइल्ड्स को उनको मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इसलिए इस पे स्टैचुरी बैन लगाना पड़ा गवर्नमेंट को। देयर इज अ स्टैचुरी बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस टेस्ट फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगलाइज चेक इंक्रीजिंग द फीमेल फिटिसाइड्स, राइट। नेक्स्ट चलें। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? नाम से पता चल रहा है the tremendous increase in the size and growth of population is called the population explosion या फिर population blast, ठीक है। कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा देखिए जो एनसीईआरटी में दे रखा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 2 बिलियन थी 1900 में, जो कि 6 बिलियन हो गई 2000 में, और इस टाइम तो 7 बिलियन से भी प्लस पॉपुलेशन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो कितना ज्यादा रैपिड ड्रास्टिक इंक्रीज पॉपुलेशन में हुआ है। दिस इज नोन एज द ट्रिमेंडस इंक्रीज एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसी को बोला जा रहा है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितनी थी? 350 मिलियन थी, जो कि 1 बिलियन क्रॉस कर गई मई 2000 में, और आज तो 140 करोड़ प्लस है, राइट। तो 1 बिलियन क्रॉस कर गई थी 2000 में, जबकि इंडिपेंडेंस के टाइम 350 मिलियन पॉपुलेशन थी। तो ये कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा दिखा रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को। ये सब किस कारण हो रहा है? ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस, राइट। ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस, उसके कारण ये सब हुआ। आगे अगर चलें इसके रीजंस क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, तो देखिए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट ड्यू टू द कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड बेटर पब्लिक हेल्थ केयर। ऑब्वियसली मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है, हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा इंप्रोवाइजेशन हुआ है, जिसके कारण डेथ रेट जो है वो कम हुआ है। वो भी एक रीजन है जिसके कारण पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। उसके अलावा डिक्लाइन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, infant mortality rate, obviously increase in number of people in reproductive age with advancement in the agriculture and the better means of transport and technology। तो reproductive age का जो ग्रुप है, पॉपुलेशन इकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, रिप्रोडक्टिव एज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, है ना, प्री रिप्रोडक्टिव एज। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का जितना भी पॉपुलेशन है उसका ज्यादा अमाउंट है ना। इस टाइम इंडिया में भी क्या है ना, कहते हैं ना यंगस्टर्स ज्यादा हैं, राइट। तो उसी वो भी एक रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। उसके अलावा अगर हम बात करें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में, ये रीजंस हो गए। अब इसको क्या कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने के लिए क्या क्या जो है लेने चाहिए इसके लिए स्टेप्स, उसकी अगर बात करें तो स्टेप्स लिए भी गए हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स क्या है, ये जो शादी की एज जो है वो इंक्रीज कर दी गई, है ना। पहले 15 थी, उसके बाद 18 की गई, अब तो 21 साल कर दी गई है, राइट। तो 21 ईयर्स तक एज कर दी जाना, ये भी एक स्टेप है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ इंसेंटिव्स देना फैमिली प्लानिंग के लिए, या फिर इस टाइप के स्लोगन्स आपने सुने होंगे, हम दो हमारे दो का बिल पास हुआ रिसेंटली। तो क्या है, ये सब स्टेप्स हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल में लाने का, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप्स ले रही है। इसके बाद अगर हम बात करें बर्थ कंट्रोल की, अगर हम बात करें डिटेल में इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो बर्थ कंट्रोल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। उनको अवेयर करना पड़ेगा वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं, ताकि वो सेफली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कॉस्ट फ्रेंडली यूज कर सकें, ताकि बर्थ कंट्रोल हो सके, राइट। अब देखो कोई भी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है, बर्थ कंट्रोल बैरियर जो है या मेथड जो है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, ठीक है। उसके अलावा इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए मेडिकल स्टोर्स पे। उसके अलावा इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट ना हो, या फिर लीस्ट साइड इफेक्ट हो एटलीस्ट, नॉन इंटरफेयरिंग विद द सेक्सुअल डिजायर,
सेक्सुअल डिजायर से कोई इंटरफेरेंस ना हो उसका, राइट। इसके अलावा आगे अगर देखें इसी में, तो मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल की अगर मैं बात करूं, तो देर आर वेरियस मेथड्स इन द बर्थ कंट्रोल, जिसके कारण बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। कौन कौन से मेथड्स हम इसमें स्टडी करने वाले हैं चैप्टर में? फर्स्ट इज द नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस के थ्रू, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के थ्रू, इंजेक्शंस या इम्प्लांट्स के थ्रू। उसके अलावा सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं। सर्जिकल मेथड्स आर द परमानेंट मेथड्स, राइट। तो परमानेंट जब हमें सीज कर देना हो फर्टिलिटी को, तो उस केस में हम सर्जिकल मेथड किया जाता है, जिसको स्टेरिलाइजेशन भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अब इसको वन बाय वन जो है हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड जिसको बोल रहे हैं, दैट इज नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड नाम से पता लग रहा है ये इस प्रिंसिपल पे है कि ओवम एंड स्पर्म का जो है फ्यूजन ना होने दिया जाए, उनको मीटअप ना होने दिया जाए, दैट इज द नेचुरल मेथड। अब ये तीन टाइप से किया जा सकता है। नेचुरल मेथड सिंपली इस प्रिंसिपल पे है कि ओवम एंड स्पर्म को नजदीक नहीं आने देना है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है नेचुरल मेथड, और ये तीन टाइप से किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, राइट। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज द first type of natural method, is a method in which a couple avoid from the coitus, coitus means sexual activity की बात हो रही है स्टूडेंट्स इसमें, from the day 10 to 17 of the menstrual cycle। so फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 10 to 17th डे जो होता है, इस ड्यूरेशन में कोइटस ना करना, इसको क्या बोल रहे हैं? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन इज, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर आई गेस हो गया, एक्सपेक्टेड आएगा, राइट। इसमें एक्सपेक्टेड ओव्यूलेशन, बिकॉज क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड टू अकर। इस ड्यूरेशन में क्या होता है? ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होता है। ओव्यूलेशन इसी ड्यूरेशन में होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th से 17th डे के बीच में ही ओव्यूलेशन होता है, एंड ओव्यूलेशन ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, राइट। तो इस ड्यूरेशन में कोइटस ना करना या कोहैबिलेशन ना करना, सेक्सुअल एक्टिविटी ना करना, इसको कहते हैं हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो एक टाइप का नेचुरल मेथड है प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने का, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा नेचुरल मेथड अगर मैं बात करूं, कोइटस इंटरप्टस, दैट इज द सेकंड मेथड। कोइटस इंटरप्टस का मतलब क्या है? ड्यूरिंग द कोहैबिटेशन जो पेनिस है, मेल जो है वो अपना पेनिस इजेक्ट कर ले बिफोर इजैक्यूलेशन ऑफ द स्पर्म, राइट। तो उसको क्या बोल रहे हैं? कोइटस इंटरप्टस। दैट इज द विथड्रॉल इज अ मेथड इन विच मेल पार्टनर withdraws his penis from the vagina just before the ejaculation, so to avoid the insemination, जिसके कारण सीमेन जो है वो इंसेमिनेट ना हो पाए फीमेल वेजाइना में। तो इट इज नोन एज द कोइटस इंटरप्टस। तो मेल पार्टनर जो है वो अपना पेनिस जो है उसको इजेक्ट कर ले बिफोर द इंसेमिनेशन। थर्ड मेथड ऑफ द नेचुरल मेथड इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया नाम से पता लग रहा है आफ्टर द पार्चुरेशन पीरियड देयर इज अ लैक्टेशन पीरियड, राइट, जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता, ओव्यूलेशन सीज रहता है कुछ टाइम के लिए। तो उस ड्यूरेशन में कोइटस किया जाए अगर, तो उसमें भी क्या है? प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ये लैक्टेशनल एमिनोरिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन ओव्यूलेशन डजंट अकर, तो इट इज नोन एज द लैक्टेशनल एमिनोरिया। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? लैक्टेशनल एमिनोरिया बोला जाता है, राइट। आगे अगर चलें, नेक्स्ट इज द बैरियर मेथड्स। नेचुरल मेथड्स के बाद स्टूडेंट्स क्या है हमारे सिलेबस में? बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स की अगर हम बात करें, दीज मेथड प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। उसमें क्या था? नेचुरली हम ऐसा प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें किसी टाइप का कोई फिजिकल, केमिकल, हार्मोनल यूज नहीं हो रहा है, कुछ भी आर्टिफिशियल यूज नहीं किया जा रहा है कोई भी डिवाइस, राइट, नेचुरल मेथड में। बट बैरियर्स में क्या है? हम स्पेसिफिक टाइप के बैरियर्स यूज करते हैं जो कि प्रिवेंट करें ओवम एंड स्पर्म को फ्यूज होने से या फिर उनको आपस में नजदीक आने से। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए सच मेथड्स अवेलेबल हैं। जैसे कि फर्स्ट इसमें अगर हम बात करें कॉन्डम्स, तो कॉन्डम्स आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर एंड लेटेक्स के बने हुए होते हैं। लेटेक्स शीट से बने हुए कॉन्डम्स होते हैं जो कि मेल्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं एंड फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं, एंड इट इज अ काइंड ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जैसे कि हमने देखा कि इजीली अवेलेबल हो, यूजर फ्रेंडली हो। सो कॉन्डम्स आर मेड अप ऑफ द लेटेक्स शीट यूज्ड टू कवर द पेनिस इन मेल। मेल के केस में पेनिस को कवर करने के लिए यूज किया जाता है, और फीमेल के केस में वजाइना या सर्विक्स को कवर करने के लिए क्या किया जाता है? कॉन्डम्स का यूज किया जाता है। ये प्रिवेंट करते हैं डिपोजिशन ऑफ द
इजैक्यूलेटेड सीमेन इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल, राइट। तो क्या होता है एक्चुअली में, ये कवर कर लेता है पेनिस को, तो सारा का सारा सीमेन जो है वो कोंडम में ही रिलीज हो जाता है और वो इंसेमिनेट या डिपोजिट नहीं हो पाता है, वेजाइना को वेजाइना पे टच नहीं कर पाता है, राइट। तो इस तरीके से एज अ फिजिकल काइंड ऑफ बैरियर है ये, दैट आर द कॉन्डम्स, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सेकंड टाइप का देख लो, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स, राइट। ये फीमेल में है, आर द बैरियर्स मेड ऑफ, ये भी रबर या लेटेक्स के बने होते हैं, दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस, ड्यूरिंग द कोहैबिटेशन और सेक्सुअल एक्टिविटी। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, दे आर रीयूजेबल। ये भी याद रख लेना, कॉन्डम्स आर नॉट द रीयूजेबल वन, राइट। कॉन्डम्स आर वन गो, मतलब दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, बट डायफ्राम्स एंड सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स जो होते हैं ये रीयूजेबल टाइप ऑफ बैरियर्स होते हैं, राइट। और ये फीमेल स्पेसिफिक होते हैं, फीमेल के सर्विक्स में इसको इंसर्ट करवाया जाता है, किया जाता है ड्यूरिंग द कोइटस पीरियड, ताकि स्पर्म जो है वो इंसेमिनेट ना हो सके इन द वेजाइना। उसके अलावा बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप के जेल्स, फोम्स, जेलीज भी होती हैं जिनको यूज किया जाता है इन कॉन्डम्स या डायफ्राम्स के साथ, ताकि इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। किनकी? कॉन्डम्स, इन बैरियर्स की, कॉन्डम्स की, वोल्ट्स की, इनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके। इसके लिए स्पेसिफिक टाइप की स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हो गई, जेलीज हो गई, फोम्स, इनको भी यूज किया जाता है ताकि कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी इंक्रीज की जा सके बैरियर्स की, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो ये पिक्चर्स दे रखी हैं आपके एनसीईआरटी में भी पिक्चर दी हुई है, राइट। मेल कॉन्डम एंड फीमेल कॉन्डम की पिक्चर ये दे रखी है। ये दिस इज द मेल कॉन्डम जो कि पेनिस को कवर करता है, एंड दिस इज द फीमेल कॉन्डम, राइट, जो कि सर्विक्स को, वेजाइना को कवर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें। नेक्स्ट इज द इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडीज। ठीक है, नाम से पता चल रहा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जो कि यूटरस में क्या है, इंसर्ट करवाई जाएंगी। अब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो होती हैं, अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड्स, राइट स्टूडेंट्स। ये दोनों जो हैं, इसके लिए किसी प्रोफेशनल डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, ये नॉर्मल पीपल घर पे भी यूजर फ्रेंडली होता है, राइट। बट इंट्रा आईयूडीज जो होती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ये डॉक्टर्स इंसर्ट करवाते हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं वो इंसर्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स के होते हैं बेसिकली आईयूडीज भी जो होते हैं, दैट इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। तीनों सिमिलर, आपस में इंटर रिलेटेड भी आप कह सकते हो। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स का मतलब क्या है, नॉन मेडिकेटेड जो आईयूडीज हैं, ये स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करवाते हैं, मतलब जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो स्पर्म्स को एनगल्फ करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, जब हम नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज को इंसर्ट करवाते हैं, इसका एग्जांपल में आप याद रख सकते हैं लाइप्स लूप, राइट। नेक्स्ट अगर चलें, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। कॉपर रिलीजिंग नाम से पता चल रहा है कॉपर आयन को रिलीज करेगा, जो कि क्या करता है, सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को, और क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। तो ये करता है कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज अलोंग विद फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म के साथ साथ ये क्या करता है, कॉपर आयंस जो होते हैं रिलीज्ड जो होते हैं, वो क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को, एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स को रिड्यूस कर देते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो कॉपर-टी का डायग्राम भी आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, एंड उसके अलावा कॉपर 7 मल्टीलोड 375, दीज आर द एग्जांपल्स जो कि मेंशन है आपकी एनसीईआरटी में, आपको याद रखने पड़ेंगे। लाइप्स लूप काइंड ऑफ नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में मल्टीलोड 375, कॉपर टी एंड कॉपर 7। उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज की बात करें, तो नाम से पता चल रहा है हार्मोन को रिलीज, दीज मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, इम्प्लांटेशन वर्ड का क्या मतलब है, इम्प्लांटेशन इज बेसिकली जब फर्टिलाइज्ड हो जाता है, मान लीजिए, तो उसके बाद उसको कहां पे जाकर बाइंड करना होता है, अटैच होना होता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ, राइट। तो ये उसको अनसूटेबल कर देता है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस को ही अनसूटेबल कर देता है, एंड द सर्विक्स जो है उसको होस्टाइल बना देता है फॉर द स्पर्म्स, फॉर एग्जांपल LNG-20 एंड प्रोजेस्टेसर्ट, राइट। तो दीज आर द टू एग्जांपल्स मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। इसके बाद अगर चलें आईयूडीज के अलावा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मींस एज अ टैबलेट, एज अ पिल्स, जिनको लिया जाता है उनको क्या कहते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, राइट। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर द पिल्स काइंड ऑफ टैबलेट्स जिसको फीमेल्स लेती हैं आफ्टर कोइटस, राइट। आफ्टर कोइटस अगर मान लीजिए हो जाता है विदाउट एनी बैरियर, कोइटस के बिना अगर सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है, उसको बाद में प्रिवेंट करने के लिए पिल्स को लिया जाता है। इसका देख लीजिए, दीज इन्वॉल्व अपटेक ऑफ हार्मोनल प्रिपरेशन ऑफ आइदर, इसमें दिया क्या जाता
है पिल्स में? प्रोजेस्टोजेंस या फिर प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स बाय द फीमेल्स, ठीक है, ये फीमेल्स के द्वारा लिया जाता है। दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ओके, इसके बाद अगर बात करें पिल्स की, पिल्स आर टू बी टेकन फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज ये प्रोसेस को फिर से रिपीट किया जाता है 21 दिन को। इसके अलावा एक आपको नाम याद रखना है एनसीईआरटी में मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज, इससे क्वेश्चन आ जाता है सहेली। सहेली क्या है? एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स, जो कि नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन है, इसको प्रिपेयर किसने किया था? ये वंस अ वीक, 7 दिन में एक बार ली जाती है सहेली पिल, और इसको, ये एक नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन है जिसको साइंटिस्ट्स ने प्रिपेयर किया था। कहाँ के साइंटिस्ट ने? CDRI लखनऊ के, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जो है, यहाँ के साइंटिस्ट ने इसको प्रिपेयर किया, सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। राइट, आगे चलें, लेट्स गो। नेक्स्ट इज द इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, ठीक है। ये भी एक्चुअली में क्या है, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ना, वो ओरल पिल्स की फॉर्म में था, इसको इंजेक्शन की फॉर्म में दे दिया जा रहा है, तो ये इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंजेक्शंस या इम्प्लांट्स। दोनों में फर्क क्या है? ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग जो ज्यादा है ना, वो जो है ये क्या ज्यादा इफेक्टिव होता है जो इंजेक्शंस होते हैं। इसके अलावा इसमें बात करें तो इसमें भी क्या दिया जाता है? प्रोजेस्टोजेंस या फिर प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय द फीमेल्स एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। अंडर द स्किन इसको क्या है? इस टाइप से रोड लाइक स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में पिक्चर दे रखा है, इसको अंडर द स्किन इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पिल्स बट देयर इफेक्टिव पीरियड आर द लॉन्ग। इफेक्टिव पीरियड इसका जो होता है वो पिल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें, लेट्स गो। द लास्ट वन इज द सर्जिकल मेथड, दैट इज स्टीरिलाइजेशन। सर्जिकल मेथड जिसमें सर्जरी कर दी जाए, फीमेल्स में भी हो सकती है, मेल्स में भी हो सकती है, ठीक है। ये परमानेंट मेथड है टू प्रिवेंट फ्रॉम द कोइटस। दीज आर द टर्मिनल एंड परमानेंट मेथड विच ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स देयरबाय प्रिवेंटिंग कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्टिवली, ठीक है। अब देखो मेल्स जो होते हैं, मेल्स में इस प्रोसेस को, सर्जिकल मेथड को क्या बोला जाता है? वासेक्टोमी। एंड फीमेल्स में क्या बोला जाता है? फीमेल्स में बोला जाता है इसको ट्यूबेक्टोमी। दोनों में आपको नाम से पता लग रहा है। वासेक्टोमी में क्या होता है? जो वास्ट डिफरेंस होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जो वास्ट डिफरेंस होता है, उसको उस पे एक इंसिजन दिया जाता है, कट, सर्जिकल कट दिया जाता है और उसको वाइंड अप कर दिया जाता है, टाई अप कर दिया जाता है। सेम कंडीशन फीमेल्स के केस में जो होता है, वो फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है, स्मॉल पोर्शन को इंसिजन दिया जाता है, कट दिया जाता है और उसको टाई अप कर दिया जाता है और उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी जो है वो फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, इसलिए ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी वास्ट डिफरेंस में हो रहा है, दैट इज वासेक्टोमी, ठीक है। वासेक्टोमी इन मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी इन द फीमेल्स, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है, दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी है स्टूडेंट्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है? वास्ट डिफरेंस जो है, वास्ट डिफरेंस जो है उसको कट किया एंड टाई कर दिया, टाइड अप, है ना, यही किया हुआ यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये क्या परमानेंट मेथड है, ये तो किया है मेल रिप्रोडक्टिव, ये क्या है? मेल में, ठीक है, मेल में कर रखा है। और इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? वास्ट डिफरेंस में कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? वासेक्टोमी, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स में क्या होता है? ये देखिए, इसमें होता है ट्यूबेक्टोमी, राइट। इसमें फीमेल्स में क्या केस रहता है? इसमें रहता है ट्यूबेक्टोमी का केस, जिसमें फैलोपियन ट्यूब जो है, सिमिलरली जैसे उसमें वास्ट डिफरेंस किया था, इसमें क्या है? फैलोपियन ट्यूब जो है उसको क्या किया जाता है? टाई कर दिया जाता है और कट करके, ठीक है। तो सेम कंडीशन है, ये क्या सर्जिकल मेथड्स हैं, परमानेंट मेथड्स हैं ये, राइट, बर्थ कंट्रोल के। आगे अगर चलें तो आगे चलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी, ये बर्थ कंट्रोल के जितने भी मेथड्स है वो हमने देख लिए हैं अच्छे से डिटेल में विद एग्जांपल्स, राइट। आगे अगर चलें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नाम से पता चल रहा है प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट कर देना बिफोर द बर्थ ऑफ द फीटस, राइट। अब इसको क्या है? फर्स्ट टाइम एक्चुअली में लीगलाइज किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में किया, बट बहुत सारी स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी इस पर रखी गई ताकि इसका मिसयूज ना हो जाए, फीमेल फिटिसाइड्स के तौर पे यूज ना किया जाए, है ना, लाइक काफी सारी कंडीशंस इस पे रखी गई, बट गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया ड्यू टू द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। वो कौन सी कंडीशंस है जिसके कारण इसको लीगलाइज रखना पड़ा, वो भी हम अभी देखेंगे। तो बेसिकली इट इज अ इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म, राइट।
देखो एमटीपी इज डन इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। एमटीपी क्यों लीगलाइज करना पड़ा, इधर देखिए, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड कोइटस, ड्यूरिंग द कोइटस। ड्यूरिंग द कोइटस हो सकता है कॉन्डम्स का यूज किया गया हो, वोल्ट्स का यूज किया गया हो, बट फिर भी जो है फर्टिलाइजेशन हो गया, सीमेन जो है वो इंसर्ट कर गया, इंसेमिनेशन हो गया वेजाइना में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फिर क्या किया जाए, उसको प्रिवेंट, प्रेगनेंसी हो चुकी है, फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो बाद में टर्मिनेशन के लिए इसको लीगलाइज करना पड़ा। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, कंटिन्यूड प्रेगनेंसी जो है वो हार्मफुल हो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, कई बार क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती है जिसमें प्रेगनेंसी जो है हार्मफुल हो जाती है, मे बी फॉर द बेबी और मे बी फॉर द मदर, तो उस कंडीशन में मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी की जा सकती है। और अदरवाइज क्रिमिनल रेप केसेस जो होते हैं उस केसेस में भी अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनको टर्मिनेट करना पड़ता है, राइट। तो इसलिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज किया 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट, एमटीपी की अगर मैं बात करूं, मेडिकल टर्मिनेशन जो है वो सेफ होती है सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, उसके बाद जो है वो हार्मफुल भी हो सकती है या फिर डेंजरस भी हो सकती है, उसमें डेथ भी हो सकती है। बेबी की तो मेडिकल टर्मिनेशन कर ही रहे हैं, बट मदर के लिए भी हार्मफुल हो सकता है आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक तो क्या है, एमटीपी सेफ है, बट उसके बाद 18 वीक्स, 24 वीक्स या 6 मंथ, 8 मंथ्स हो चुके हैं, तो उस टाइम पे जो है एबॉर्शन करना, मेडिकल टर्मिनेशन जो है वो हार्मफुल, इट मे बी हार्मफुल फॉर द मदर, और सीवियर कंडीशन में मदर की भी डेथ हो सकती है, राइट स्टूडेंट्स। उसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की अगर हम बात करें, इसमें हमने एक चैप्टर में बात भी की थी एड्स की, विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, राइट। Infections or disease that are transmitted through the sexual intercourse, सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण, कोइटस के कारण जो इन्फेक्शन या कुछ डिजीज जो है वो ट्रांसफर होती है, उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को वेनरियल डिजीज भी बोलते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, आरटीआई। ये आरटीआई एक्ट वाला आरटीआई नहीं है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है इसके कई सारे कॉजल ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी वायरस, प्रोटोजोआन, फंगस, एक्टोपैरासाइट्स, राइट। तो अलग अलग हो सकता है, बट कुछ एग्जांपल्स जो कि एनसीईआरटी में हमें याद रखने हैं, इट मे बी कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से लाइक सिफिलिस, गोनोरिया आर द टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। वायरस की अगर मैं बात करूं तो एड्स का तो डिटेल जो हमने स्टडी किया भी है, राइट। हेपेटाइटिस बी की अगर बात करूं, वो एक वायरल डिजीज है, जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल वॉर्ड्स। प्रोटोजोआन से भी हो सकती है, निमेटोड से। एक्टोपैरासाइट्स की अगर मैं बात करूं तो ट्राइकोमोनियासिस या फिर क्लैमाइडियासिस या फिर फंजाई से भी डिजीज कोज होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कोजल ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, राइट। आगे चलते हैं, लेट्स गो। तो आगे अगर देखें अर्ली सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं किसी भी टाइप के, ओवर ये कॉमन सिम्टम्स हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, लाइक ईचिंग इन द जेनेटिक एरिया या फिर फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग हो सकती है जेनाइटल रीजन में, राइट। और कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू द क्रोनिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशंस में क्या क्या हो सकता है, पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशंस हो सकती हैं, एबॉर्शन तक हो सकता है, राइट। स्टिल बर्थ का मतलब, स्टिल बर्थ टर्म का मतलब है लाइक वूम में ही जो है डेथ हो जाना, है ना, बिफोर बर्थ अपने आप ही वूम में डेथ हो जाना बेबी की, दैट इज स्टिल बर्थ। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज का मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन यूट्रस में जो है उसको अटैच होना था एंडोमेट्रियम में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट की कंडीशन में आगे जाकर उसको एम्ब्रियो बन के वहां पे अटैच होना था, बट वो वहां पे अटैच ना होकर किसी और जगह पे हो जाए, सपोज फेलोपियन ट्यूब में अटैच हो जाए, तो उस टाइप की प्रेगनेंसीज को क्या बोला जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। और ये प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू रहती है तो ये डेंजर हो सकती है मदर के लिए, राइट। और इसके अलावा इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हो सकता है इससे सीवियर कंडीशन में। ट्रांसमिशन की बात करूं अगर मैं, हेपेटाइटिस बी या एचआईवी आल्सो अकर्स बाय द फॉलोइंग वेज, कौन कौन से, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन का जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या नीडल्स को सेम वही नीडल से, सिरिंज से इंजेक्शन दोनों को लगा दिया गया, उस कारण हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड के कारण हो सकता है। ट्रांसफर फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा, में भी ऐसे भी ट्रांसफर हो सकता है कि मदर को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को भी हो जाए, राइट। तो उसने वो बिफोर बर्थ ही उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, ऐसा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड।
बिकॉज बहुत ज्यादातर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं उनका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, राइट। तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। तो इसमें क्या क्या है, अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग द कोइटस या फिर ऑलवेज यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स ड्यूरिंग द कोइटस। कॉन्टैक्ट क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर एनी डाउट इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। इफ देयर इज एनी डाउट तो उसमें उस केस में क्या है, कंसर्न पर्संस को डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो इट इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव करने के बावजूद भी जब आगे बेबी कंसीव ना हो पाए, प्रेगनेंसी ना हो पाए फीमेल में, तो उसको क्या बोला जाता है, इनफर्टिलिटी बोला जाता है, ठीक है। द रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी कुड बी फिजिकल हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है, ड्रग्स हो सकते हैं, या फिर इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, इवन साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के नाम से जिनको पुकारा जाता है, कुड हेल्प इन द डायग्नोसिस एंड द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स, राइट। इसके अलावा इनफर्टाइल कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स नोन एज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART। सिंपल सी बात है, इनफर्टिलिटी लाइक जब कपल्स में हो सकता है मेल, इट मे बी ड्यू टू द मेल और इट मे बी ड्यू टू द फीमेल, दोनों में से किसी में भी या दोनों में अगर कुछ ना कुछ इनफर्टिलिटी है, वो कोई भी केस हो सकता है। मे बी बेबी परसीव ना कर पा रही हो फीमेल जो है, या फिर स्पर्म काउंट कम हो मेल के सीमेन में, है ना, या फिर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है फेलोपियन ट्यूब में, जो इस्थमस्त और एम्पुला जंक्शन में, तो कोई भी इसका कोज हो सकता है जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो, ठीक है। और वो आगे जो है फर्टिलाइजेशन करके नॉर्मल डिलीवरी पार्चुरेशन नहीं कर पा रहा है कपल, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होता है, कपल को बेबी जो है वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू दिया जाता है। बायोटेक बहुत ज्यादा, बायोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, तो इस ART में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में वेरियस मेथड्स हैं जो कि हमारी NCERT में दे रखे हैं। तो वन बाय वन हम उसे देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, राइट। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, हाँ जी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम द वाइफ या फिर डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या फिर डोनर मेल आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। इसको क्या बोला जा रहा है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, IVF। IVF सेंटर्स भी अगर आप कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं तो आपको देखने को मिला होगा इधर उधर, अब बड़ी बड़ी सिटीज में होते हैं IVF सेंटर्स, राइट। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज द फुल फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए फीमेल जो है, जो डोनर फीमेल है या फिर वाइफ जो है, उससे ओवा ले लिया गया और जो स्पर्म है वो ले लिया गया हस्बैंड से या फिर मेल डोनर से, और उसको लेबोरेटरी में फ्यूज करवाकर उससे जाइगोट बनाया गया, राइट। तो इस टाइप का फर्टिलाइजेशन ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है जो लैब में हो रहा है, इन विवो नहीं है, नेचुरली नहीं हो रहा है, लेबोरेटरी में करवाया जा रहा है फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बनाया जा रहा है। तो इस केस में इसको क्या बोला जा रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई, इसको याद रखना है। इसके अलावा जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो को जब ट्रांसफर किया जाता है किसमें, फेलोपियन ट्यूब में, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जिफ्ट, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। याद रखनी है टर्म सारी की सारी, नाम से पता लग रहा है, जिफ्ट दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मतलब आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में IVF प्रोसेस के थ्रू, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जाइगोट बनाया गया, उसको अप टू दी 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक डेवलप करके इंसर्ट दोबारा करवा दिया गया, इंजेक्ट करवा दिया गया, किसमें, फेलोपियन ट्यूब ऑफ डोनर में या फिर जिसको भी जिसमें भी करवाना है, राइट। तो उस पेशेंट में क्या करवाया गया, इंसर्ट करवा दिया गया जाइगोट उसकी फेलोपियन ट्यूब में। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोला जा रहा है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, राइट। एंड अगर किसी केस में 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा उसको डेवलप करवा के एम्ब्रियो फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है डायरेक्टली यूट्रस में, तो उसमें उस केस में उसको क्या बोला जाता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस था ना जैसे IUD, ये क्या है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, डायरेक्टली जो है वो यूट्रस में ट्रांसफर कर देना 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा कंडीशन वाले एम्ब्रियो को,
ठीक है। तो उस कंडीशन में जब ट्रांसफर किया जाता है डायरेक्टली यूट्रस में तो उसको बोलते हैं आईयूटी, दैट इज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। बट अगर जाइगोट कंडीशन में ट्रांसफर किया जाता है अप टू द 8 ब्लास्टोमियर्स तो उसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इसका मतलब क्या है साफ साफ कि अगर जाइगो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक ट्रांसफर किया जाता है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, और अगर उससे ज्यादा की कंडीशन में ट्रांसफर किया जाता है तो उसको डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, राइट। तो नेक्स्ट अगर चलें, नेक्स्ट इज द गिफ्ट, ठीक है। अभी हमने जिफ्ट पढ़ा था, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यह है गिफ्ट, दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड suitable environment for the fertilization and further development of the embryo। इसमें क्या बोला जा रहा है, ये नाम से पता चल रहा है, इसमें एक्चुअली में एक फीमेल जो है दूसरी फीमेल को, एक ऐसी फीमेल जो कि गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो दूसरी फीमेल से ओवा जो है वो लेती है। तो एक फीमेल दूसरी फीमेल जो है, इसको याद आप ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक फीमेल दूसरी फीमेल को गिफ्ट कर रही है, क्या? ओवा गिफ्ट कर रही है, राइट। तो एक फीमेल दूसरी फीमेल को ओवा गिफ्ट करती है अपना, क्यों? क्योंकि जो फीमेल है जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, मेल अपना गैमीट जो है फीमेल गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसमें बस इतनी कंडीशन है कि वो फीमेल गैमीट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, बट नॉर्मल फर्टिलाइजेशन भी वो कर सकती है उसकी फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद वो बेबी कंसीव भी कर सकती है, ठीक है। आगे बेबी को भी कंसीव कर सकती है वो, उसका बाकी सब कंडीशन ठीक है, नॉर्मल है, बट वो ओवा नहीं प्रोड्यूस कर सकती। तो इस कंडीशन में इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गिफ्ट, दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो जो फीमेल गैमीट है वो नॉर्मल डोनर फीमेल से इंसर्ट करवा दिया जाता है दूसरी फीमेल में जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकती गैमीट। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या बोल रहा है? इट इज द प्रोसेस और प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग द स्पर्म इनटू द ओवा। नाम से पता चल रहा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब स्पर्म का इंजेक्ट कर देना ओवा में, उसके साइटोप्लाज्म में, ओवा के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली लेबोरेटरी में इंजेक्ट करवा देना स्पर्म। ओवा लिया और क्या लिया? स्पर्म लिया, ओवा में डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट करवा दिया गया बाय द इंजेक्शन और वेरियस मेथड्स लेबोरेटरी में, और उसको जाइगोट कंडीशन में बना दिया गया, है ना, जाइगोट या फिर एम्ब्रियो कंडीशन में, और उसके बाद उसको इंसर्ट करवा दिया गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियली जब सीमेन को इंसेमिनेट करवाया जाता है ओवा में तो उसको बोला जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और बाद में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, वही जाइगोट कंडीशन में कर रहे हैं अगर फेलोपियन ट्यूब में तो जिफ्ट, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर यूट्रस में कर रहे हैं मोर देन 8 ब्लास्टोमियर की कंडीशन में तो उसको क्या बोल देंगे? आईयूटी, दैट इज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट अगर हम बात करें इसमें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लास्ट मेथड इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कि एआरटी का एक टेक्नोलॉजी का मेथड है जो कि यूटिलाइज किया जाता है। इन दिस मेथड द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर इज क्या किया जाता है? उसका आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस, मतलब डोनर मेल से या फिर हस्बैंड से क्या किया जाता है? आर्टिफिशियली कलेक्ट किया जाता है उसका सीमेन और आर्टिफिशियली उसको इंसेमिनेट करवा दिया जाता है फीमेल की वजाइना में। ये केस कब होता है? जब जो मेल है, हस्बैंड है या जो मेल है, वो मेल पार्टनर जो है उसका स्पर्म काउंट कम है मे बी, या फिर वो इनेबल है इंसेमिनेट करने के, नेचुरली वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है सीमेन को इन द वेजाइना, तो उस केस में ये प्रोसेस किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कि उस हस्बैंड का क्या कहते हैं सीमेन कलेक्ट करके इंसेमिनेट करवाया जाता है आर्टिफिशियली, या फिर किसी हेल्दी डोनर मेल पार्ट जो है उसका इंसर्ट करवाया जाता है, इंसेमिनेट करवाया जाता है फीमेल में। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन केसेस वेयर the male is unable to inseminate the sperms in the female reproductive tract due to very low sperm count in the ejaculation, मे भी उसके ejaculation में sperm count जो है उसकी अमाउंट कम हो, तो उस केस में क्या किया जाता है? AI से कहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत लिखाना, दिस इज नोन एज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवाया जाता है, राइट। तो आगे चलें, हाँ जी। तो अब 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर बहुत छोटा सा था ये,
कुछ कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा था, कुछ कुछ फैक्ट्स थे, क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, राइट। तो पढ़ना जरूरी है। तो इसमें से क्वेश्चन एमसीक्यूज में कई बार पूछ लिया जाता है, या फिर अगर बोर्ड एग्जामिनेशन है तो उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में भी 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। इसमें जो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हमने किए हैं उसमें से जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। सर्जिकल मेथड पर पूछ लिया जाता है, या फिर सहेली पर पूछ लिया जाता है कि किस टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से अराइज हो जाते हैं, राइट। तो कुछ क्वेश्चन 2-4 देख लेते हैं, उससे पता लग जाएगा कि क्या पढ़ा है हमने। Which of the following sexually transmitted diseases are caused by the bacteria? इनमें से कौन सी sexually transmitted disease है जो कि बैक्टीरिया कोज करता है? एड्स एंड जेनाइटल हर्ब्स, ये तो अभी हमने देखा, ये कौन कोज करता है? ये तो वायरस कोज करता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। सिफिलिस एंड गनोरिया, बिल्कुल सही, ये बैक्टीरिया करता है, अभी हमने देखा। अगला भी देख लेते हैं, ट्राइकोमोनियस एंड स्कैबीज, ये दो डिजीज कौन कोज करता है? ये कौन करता है? पैरासाइट्स करते हैं, राइट। पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट हमने पढ़ा था ना, पैरासाइट कोज करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस तो है ही नहीं। सिफिलिस एंड गोनोरिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में बात, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलें, ट्यूबेक्टोमी की अगर बात करें, इट इज द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। मैंने बताया था सर्जिकल मेथड को ही स्टेरिलाइजेशन भी बोल दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है, ट्यूबेक्टोमी में न्यूक्लियस को रिमूव किया जाता है, ओवरीज को ही रिमूव कर दिया जाता है, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाता है, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस को रिमूव किया जाता है। मैंने बताया था ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब से वर्ड लिया गया, मतलब फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है उसका क्या किया जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट रिमूव किया जा रहा है इसमें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। एक आईयूटी भी था, आईयूटी क्या था? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, वो अलग है, ये अलग है। इंट्रा आईयूडी इज अ काइंड ऑफ बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव, और आईयूटी क्या था? एक टाइप का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस रिलीज कॉपर आयंस, और कॉपर आयंस करते क्या है? कॉपर आयंस प्रिवेंट ओव्यूलेशन, increase phagocytosis of sperm, make uterus unsuitable or for the implantation, suppress motility। तो ये स्पेसिफिकली मैंने लिखा था, बताया भी था कि जो कॉपर आयंस होते हैं वो क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, राइट। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू द ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। तो डायरेक्टली इंजेक्ट करना स्पर्म को ओवम में, उसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब लेबोरेटरी में क्या बोला जाता है? गिफ्ट बोला जाता है, जिफ्ट बोला जाता है, आईसीएससी या ईटी, क्या बोला जाता है? गिफ्ट तो क्या है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर था, वो तो गैमीट ट्रांसफर किया जाता है, किसमें? मदर से, एक मदर से दूसरी मदर में गैमीट ट्रांसफर किया जाता है, राइट। जिफ्ट क्या था? जाइगोट ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है? आईसीएससी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिफिशियली सीमेन को कर देना ओवम में, इंसेमिनेट एआरटी के थ्रू लेबोरेटरी में, उसको क्या बोला जाता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, राइट स्टूडेंट्स। आगे चलें। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज सेफ अप टू, मैंने बताया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है तब तक सेफ है, उसके बाद वो डेंजरस हो सकती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 4 वीक का आएगा तो 12 हफ्ते, तो 12 वीक्स का जो है 12 अप टू 12 वीक्स सेफ होता है एमटीपी, उसके बाद जो है वो डेंजरस हो सकता है। तो 8 वीक्स तो नहीं, लेकिन 12 वीक्स तक जो है मेडिकल टर्मिनेशन की जा सकती है, राइट स्टूडेंट्स। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है इसमें बीच में, जैसे जिफ्ट का जिक्र था, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, कई बार ऐसा होता है कि कपल है, राइट, कोई कपल है और उसमें क्या है, फीमेल जो है वो बेबी को कंसीव नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस फीमेल पार्टनर का ओवा और मेल उसके हस्बैंड का क्या लिया जाता है, मेल पार्टनर का स्पर्म, तो उसको आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, जाइगोट बनाया जाता है और उसको इंसर्ट करवा दिया जाता है किसी अनदर फीमेल में, किसी अनदर फीमेल में उसको इंसर्ट करवा दिया जाता है। इसका मतलब अब इस कपल का जो बेबी है वो कंसीव कौन कर रहा है, कोई अनदर फीमेल कर रही है, राइट। तो इस टाइप का ये सैरोगेट मदर भी इसको बोल दिया जाता है, सैरोगेसी का कॉन्सेप्ट भी इसको बोला जाता है, राइट। तो ऐसा भी केस हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, या धन्यवाद आप सभी का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं मास्टर सीरीज में, और अब ज्यादा चैप्टर्स हमारे बचे नहीं है, कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बचे हैं, वो फिर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।